नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस समय अमरावती शहर में मनपा प्रशासन द्वारा मनपा के आगामी चुनाव को लेकर तैयार की गई प्रभाग रचना के कच्चे प्रारूप की रिपोर्ट के लीक हो जाने का मामला जमकर गरमाया हुआ है और इसे लेकर कई जनप्रतिनिधियों व राजनीतिज्ञों द्वारा इस कच्चे प्रारूप को रद्द करते हुए नए सिरे से नई प्रभाग रचना तैयार करने की मांग की जा रही है। किंतु हकीकत यह है कि अब मनपा प्रशासन के लिए नए सिरे से प्रभाग रचना का नया प्रारूप तैयार करना किसी भी हाल में संभव नहीं है। सबसे अव्वल बात यह है कि मनपा का आगामी आम चुनाव फरवरी अथवा मार्च माह में होना प्रस्तावित है। ऐसे में मनपा प्रशासन के पास अब इस काम के लिए समय ही नहीं बचा है। साथ ही मनपा प्रशासन पहले ही अधिकारियों व कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। वहीं भौगोलिक क्षेत्र व जनसंख्या के आधार पर किए गए प्रभागों का अब बीच में से विभाजन करना तथा उनका नए सिरे से परिसीमन करना संभव ही नहीं है। ऐसे में मनपा प्रशासन द्वारा प्रभाग रचना के कच्चे प्रारूप को यथावत कायम रखते हुए इसकी गोपनीय रिपोर्ट को लीक करने के मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है। निगमायुक्त प्रशांत रोडे ने गोपनीय रिपोर्ट के लीक होने के मामले की जांच पड़ताल करने हेतु पहले 2 और फिर 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की। इस समिति द्वारा मनपा निर्वाचन विभाग के संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों से पूछताछ करते हुए उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं, जिसके आधार पर जवाबदेही तय करते हुए गोपनीय रिपोर्ट लीक होने के मामले में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि जांच समिति के लपेटे में कौन कौन आता है और किसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गाज गिरती है। विगत 3 दिनों से लगातार चर्चा में चल रहा कोविड हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के घोटाले संबंधी मामला राज्य विधानमंडल के आगामी शीत सत्र में भी गूंजेगा। इस विषय को लेकर जहां पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल द्वारा विधान परिषद में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा, वहीं मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल इस मामले को विधानसभा में चर्चा हेतु उपस्थित करेंगे। पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे व विधायक राजकुमार पटेल ने इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए कहा कि इसकी सघन जाँच होना बेहद आवश्यक है। ऐसे में वे विधानमंडल के शीत सत्र के दौरान इस मामले को सदन में उठाते हुए सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे ताकि अमरावती सहित समूचे राज्य में ऐसे फर्जीवाड़ों की जांच की जाए और इस तरह के फर्जीवाड़ों में लिप्त लोगों के चेहरों को सामने लाया जा सके। बता दें कि 3 दिन पूर्व मंडल न्यूज द्वारा ही शहर में कोविड इंश्योरेंस हेल्थ पॉलिसी के क्लेम को लेकर चल रहे फर्जीवाड़े की जानकारी को सामने उजागर किया गया। यद्यपि एक जागरूक व ईमानदार महिला की सजगता के चलते यह मामला पुलिस के पास पहुंचा है और पुलिस द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है, किंतु इस मामले में जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर और जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा भी ध्यान दिया जाना बेहद जरूरी है। पालक मंत्री होने के नाते यशोमती ठाकुर इस समय जिले की मुखिया हैं। वहीं जिला आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण के अध्यक्ष होने के नाते जिलाधीश पवनीत कौर इस समय जिले की प्रशासन प्रमुख हैं और सरकारी व निजी कोविड अस्पतालों का पूरा जिम्मा जिला आपत्ति व्यवस्थापन प्राधिकरण के अंतर्गत ही आता है। ऐसे में कोविड की महामारी के दौरान आपदा में अवसर खोज लेने वालों के खिलाफ प्रशासन को गंभीर रूप अख्तियार करना होगा, क्योंकि यह महामारी के दौरान किया गया काफी संगीन आर्थिक अपराध है। विगत 2 दिनों से चर्चा में चल रहे कोविड इंश्योरेंस क्लेम मामले को लेकर शहर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आज फिरियादी महिला सहित उसके परिचय में रहने वाली बीमा एजेंट महिला के बयान दर्ज किए। हालांकि अभी गैर अर्जदार के तौर पर बीमा एजेंट के रूप में काम करने वाली महिला का पूरा बयान दर्ज होना बाकी है। वहीं आर्थिक अपराध शाखा द्वारा अब शहर के श्री कृष्ण पेट स्थित अस्पताल को भी अपने राडार पर लिया गया है और कोविड संक्रमण काल के दौरान निजी कोविड अस्पताल के रूप में काम कर चुके इस अस्पताल के संचालक डॉक्टर से यह जानकारी मांगी गई है कि कोविड संक्रमण की पहली व दूसरी लहर के दौरान इस अस्पताल में कितने मरीज भर्ती हुए थे और उनमें से कितने मरीजों ने पहले से कोविड इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी और कितने मरीजों के कोविड इंश्योरेंस क्लेम किए गए। साथ ही इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि उस समय इस अस्पताल में कितने लोगों की रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और उसमें से कितने लोग अस्पताल में भर्ती किए गए थे और कितने लोगों को होम आइसोलेट किया गया था। आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों द्वारा व्यक्त किए गए अनुमान के मुताबिक संभवतः इससे पहले कोविड हेल्थ पॉलिसी या इंश्योरेंस क्लेम बनाते समय बीमा राशि का लाभ एजेंट या दवाखाने के बैंक खाते में जमा कराया जाता होगा, जिससे संबंधितों द्वारा आपस में बांट लिया जाता था, जिसकी वजह से अब तक इस मामले को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई और संभवतः अब पहली बार फर्जी तरीके से कोविड पॉलिसी होल्डर बनाई गई महिला के खाते में बीमा क्लेम की राशि जमा हो गई। चूंकि यह महिला ईमानदार और सजग निकली तो उन्होंने शहर पुलिस आयुक्त के पास पहुंचकर पूरे फर्जीवाड़े की जानकारी दी, जिसके चलते इस मामले का भंडाफोड़ हुआ। जानकारी के मुताबिक अमरावती में 15-20 एजेंटों के जरिए कोविड इंश्योरेंस क्लेम का फर्जीवाड़ा चलाने वाला लक्ष्मीकांत नामक शख्स मुख्य सूत्रधार नहीं है, बल्कि वन ऑफ द मास्टरमाइंड है। वहीं अकोला में रहने वाला बीमा कंपनी का एक सर्वेयर इस पूरे फर्जीवाड़े का प्रमुख सूत्रधार है, जिसने इस काम के लिए अपनी एक खास टीम बना रखी थी।
इस मामले में यह भी पता चला है कि बोहरा गली परिसर में रहने वाली और बीमा एजेंट के तौर पर काम करने वाली महिला ने करीब 75 कोविड इंश्योरेंस क्लेम पास कराए हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि 15 से 20 एजेंटों की टीम रखने वाले लक्ष्मीकांत नामक व्यक्ति के जरिए कितने कोविड क्लेम पास हुए होंगे। वहीं पता यह भी चला है कि श्रीकृष्णपेट स्थित उस निजी कोविड अस्पताल में फर्जी तरीके से 150 से अधिक कोविड इंश्योरेंस क्लेम पास किए गए हैं। ऐसे में आर्थिक अपराध शाखा द्वारा संबंधित अस्पताल सहित कोविड इंश्योरेंस कंपनियों के नाम बाकायदा नोटिस जारी करते हुए उनसे जानकारी मांगी गई है कि किन किन लोगों के नाम पर कोविड इंश्योरेंस क्लेम पास किए गए और उसका पैसा किन खातों में जमा कराया गया। पता चला है कि श्रीकृष्णपेट में अस्पताल चलाने वाले डॉक्टर द्वारा कोविड संक्रमण की पहली लहर के दौरान शहर में स्थित एक होटल में अपना निजी कोविड अस्पताल शुरू किया गया था, जिसे पहली लहर के खत्म होते ही बंद कर दिया गया। इस होटल में चलाए गए कोविड अस्पताल में ओवर चार्जिंग यानी सरकार द्वारा तय की गई दरों से अधिक शुल्क वसूलने की शिकायतें भी बड़े पैमाने पर सामने आई थी और इस होटल नुमा अस्पताल में भर्ती किए गए कई मरीजों के भी कोविड क्लेम पास हुए थे। ऐसे में आर्थिक अपराध शाखा द्वारा श्रीकृष्णपेट स्थित अस्पताल के दस्तावेजों को खंगालने के साथ साथ इस बात की भी जांच की जा रही है कि कोविड संक्रमण की पहली लहर के दौरान इसी डॉक्टर द्वारा शहर के एक होटल में शुरू किए गए निजी कोविड अस्पताल में कितने मरीज भर्ती हुए थे और उनमें से कितने मरीजों के कोविड क्लेम पास हुए। इस समय दुनिया के 29 देशों में कोविड वायरस का ओमिक्रॉन नामक नया वेरिएंट पाया जा चुका है, जिसके खतरे को राज्य सरकार द्वारा बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है और अब जिन कोविड संक्रमितों के थ्रोट स्वैब सैंपल में सीटी वैल्यू 30 से कम पाई जा रही है, उन्हें जीनोम सीक्वेंसिंग से संबंधित जांच के लिए दिल्ली स्थित प्रयोगशाला में भेजा जा रहा है। इसके तहत अब तक अमरावती स्थित संत गाडगे बाबा विश्वविद्यालय की कोविड टेस्ट लैब से 13 सैंपलों को दिल्ली स्थित प्रयोगशाला में भिजवाया जा चुका है। इसी दौरान पता चला है कि दक्षिण अफ्रीका व दुबई जैसे देशों से कुल 7 नागरिक विगत दिनों अमरावती आए थे, जो इस समय अमरावती में ही हैं। इनमें से 3 नागरिकों के साथ प्रशासन का संपर्क हो चुका है। इन तीनों नागरिकों की विमानतल पर RT-PCR टेस्ट की गई थी, जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी और उन्हें फिलहाल होम आइसोलेशन में रखा गया है। साथ ही उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से बेहतरीन है। गत रोज विश्व एड्स दिवस के निमित्त जिलाधीश कार्यालय में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें जिलाधीश पवनीत कौर ने कहा कि कोविड संक्रमण काल के दौरान जिला एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण विभाग द्वारा विभिन्न सामाजिक व स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता से मरीजों को उनके घर तक दवाइयां उपलब्ध कराई गई। यह अपने आप में बेहद कौतुकास्पद व सराहनीय कार्य रहा। विगत अनेक दिनों से राज्य परिवहन महामंडल को सरकारी सेवा में शामिल किए जाने की मांग को लेकर एसटी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की जा रही है। इस दौरान एसटी कर्मचारियों के लिए भारी भरकम वेतन वृद्धि की घोषणा करने के साथ ही सरकार ने उनसे काम पर लौट आने का आह्वान किया, लेकिन इसके बावजूद ये हड़ताल अब भी चल रही है। ऐसे में सरकार द्वारा अब निलंबन के साथ साथ सेवा समाप्ति की कार्रवाई का कदम उठाया जा रहा है, जिसके तहत गत रोज शुक्रवार 3 दिसंबर को राज्य परिवहन निगम के अमरावती विभाग में 3 बस चालकों की सेवा को स्थायी तौर पर समाप्त कर दिया गया, जिन्हें अब दोबारा एसटी की सेवा में नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी विलीनीकरण की मांग पर अड़े अमरावती विभाग के 2119 एसटी कर्मचारी अब भी हड़ताल पर हैं। स्थानीय हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा संचालित डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में इस समय अंतर महाविद्यालयीन कुश्ती स्पर्धा चल रही है, जिसके दूसरे दिन पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले, पूर्व विदर्भ केसरी संजय तिरथकर, भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर तथा भाजपा अम्बा मंडल के अध्यक्ष राजेश गोयनका ने कुश्ती स्पर्धा के आयोजन स्थल को भेंट देते हुए स्पर्धा में शामिल विभिन्न महाविद्यालयों के पहलवान स्पर्धकों का हौसला बढ़ाया। स्थानीय महानगर पालिका में करीब 2.5 करोड़ रुपए का शौचालय घोटाला विगत जून माह के दौरान उजागर हुआ था। ऐसे में घोटाले की इस रकम को ठेकेदारों से वसूल करने हेतु मनपा की ओर से अदालत में एक दावा दाखिल किया गया है। इस आशय की जानकारी मनपा के उपायुक्त सुरेश पाटिल द्वारा दी गई है। वहीं इस समय घोटाले के मामले की जाँच काफी हद तक ठंडे बस्ते में चली गई है और अब तक इस घोटाले को लेकर मनपा के किसी भी अधिकारी की कोई जवाबदेही तय नहीं हुई है। स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत अमरावती मनपा क्षेत्र में व्यक्तिगत शौचालय योजना चलाई गई थी, जिसमें फर्जी लाभार्थी दर्शाते हुए शौचालय निर्माण के देयक बनाए गए थे और मनपा द्वारा 7 ठेकेदारों को करीब 2 करोड़ 49 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया। वहीं बाद में निगमायुक्त प्रशांत रोडे की सतर्कता के चलते फर्जी देयक पकड़े गए और इन देयकों का भुगतान होने से पहले ही मामले का भांडा फूट गया। लेकिन शौचालय घोटाला मामले की जांच करने वाले पुलिस निरीक्षक का ट्रांसफर होने के साथ ही यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया और अब तक यह भी पता नहीं चल पाया है कि भुगतान हेतु देयकों पर अधिकारियों के हस्ताक्षर असली हैं अथवा नकली। साथ ही इस मामले को लेकर अब तक अदालत में कोई आरोप पत्र भी दाखिल नहीं हो सका है। ऐसे में यह मामला अब भी 10 का 10 पड़ा हुआ है और मनपा के किसी अधिकारी की कोई जवाबदेही अब तक तय नहीं हुई है। विगत 16 जनवरी से चल रहे कोविड टीकाकरण अभियान के तहत कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का अब तक का सबसे बड़ा स्टॉक अकोला स्थित विभागीय स्वास्थ्य उप संचालक कार्यालय को राज्य के स्वास्थ्य महकमे की ओर से आज शनिवार 4 दिसंबर को प्राप्त हुआ, जिसके तहत 6,52,480 कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई गई, जिसमें कोविशील्ड के 5,04,000 तथा कोवैक्सीन के 1,48,480 डोज का समावेश है। वैक्सीन का यह स्टॉक प्राप्त होते ही आज ही इसका जिला निहाय वितरण किया गया, जिसके तहत अमरावती जिले को कोविशील्ड के 1,56,000 तथा कोवैक्सीन के
22,600 ऐसे कुल 1,81,600 डोज प्रदान किए गए। विगत 24 घंटे के दौरान जिले में एक भी व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया। वहीं 2 मरीज कोविड मुक्त होकर अस्पताल से अपने घर लौटे। इस समय जिले में कुल 6 एक्टिव पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें मनपा क्षेत्र के 4 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 2 मरीजों का समावेश है, जिनमें से केवल 2 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र में 2-2 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 711 संदिग्धों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से किसी की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.33% पर स्थिर है। आज समूचे संभाग में कोविड के 8 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 2, यवतमाल के 3 व बुल्ढाना के 3 मरीजों का समावेश रहा। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान संभाग में 3 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1 व्यक्ति का समावेश है। आगामी नगर परिषद, पंचायत समिति व जिला परिषद चुनाव के मद्देनजर तिवसा में भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर पूर्व पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने सम्मेलन में उपस्थित पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। आगामी 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा। साथ ही मुस्लिम समाज बंधुओं की ओर से ब्लैक डे व हिंदू समाज बंधुओं की ओर से विजय दिवस मनाया जाएगा। शहर की हालिया स्थिति को देखते हुए शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह के मार्गदर्शन में आज वसंत हॉल में शांतता समिति के सदस्यों की बैठक बुलाई गई। इस दौरान 6 दिसंबर को डॉक्टर आम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिवस बेहद सादगीपूर्ण ढंग से आयोजित करने और कहीं पर भी कोई भीड़भाड़ इकट्ठा नहीं करने को लेकर सूचना जारी की गई। हाल ही में पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे तथा विधायक प्रताप अड़सठ द्वारा पत्रकार परिषद में ओबीसी आरक्षण के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया गया है। ऐसे में राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के डॉक्टर सुशील गावंडे ने पंकजा मुंडे व प्रताप अड़सठ द्वारा लगाए गए आरोपों का प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि भाजपा का मूल स्वभाव ही ओबीसी आरक्षण का विरोध करना है और ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं दिए जाने के पीछे देवेंद्र फडणवीस व केंद्र सरकार मुख्य रूप से जिम्मेदार है। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री रहते समय अनेकों बार मांग किए जाने के बाद भी केंद्र सरकार को ओबीसी समाज का एम्पिरिकल डाटा उपलब्ध नहीं कराया था। मनपा की सभी शालाओं का देश की राजधानी दिल्ली की तर्ज पर सौंदर्यीकरण किए जाने का संकल्प मनपा के शिक्षा सभापति आशीष गावंडे द्वारा लिया गया है। इसके मद्देनजर सभापति गावंडे ने वडाली परिसर स्थित मनपा शाला क्रमांक 14 की दुरुस्ती व शाला का सौंदर्यीकरण किए जाने हेतु 25 लाख रुपए की निधि उपलब्ध कराई है। अंजनगांव सुरजी निवासी 65 वर्षीय गोपालदास सारडा का हृदयाघात से निधन होने पर सारडा परिवार के सदस्यों ने तुरंत हरिना फाउंडेशन के पदाधिकारियों से संपर्क किया और नेत्रदान करवाने की इच्छा प्रकट की, जिस पर हरिना नेत्रदान समिति के पदाधिकारियों ने तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ अंजनगांव पहुंचकर नेत्रदान की प्रक्रिया पूर्ण करवाई। हाल ही में राज्य के करीब 175 पुलिस निरीक्षकों को पुलिस उपाधीक्षक व सहायक पुलिस आयुक्त पद पर पदोन्नति दी गई है। ऐसे में अब अमरावती शहर पुलिस दल को 2 नए एसीपी व अमरावती ग्रामीण पुलिस दल को 3 नए एसडीपीओ मिलेंगे। अमरावती ग्रामीण पुलिस दल में पुलिस निरीक्षक के तौर पर कार्यरत सचिंद्र शिंदे का प्रमोशन हुआ है और उन्हें अमरावती जिले में ही अंजनगांव सुरजी के एसडीपीओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी तरह नई मुंबई से सूर्यकांत जगदाले की अमरावती ग्रामीण उपविभाग में तथा नासिक शहर से गुरुनाथ नायडे की दरियापुर उपविभाग में पदोन्नति व तबादले के साथ एसडीपीओ के तौर पर नियुक्ति की गई है। वहीं अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय में मुंबई से प्रशांत राजीव व ठाणे शहर से दत्तात्रेय ढोले को एसीपी के तौर पर भेजा जा रहा है। वलगांव में अल्पसंख्यकों के लिए घरकुल मंजूर कराने के साथ ही हिंदू स्मशान भूमि का काम तत्काल पूरा करने की मांग को लेकर प्रहार विद्यार्थी संगठन की ओर से वलगांव के ग्राम सचिव, सरपंच व अन्य जिला प्रशासनिक अधिकारियों को निवेदन दिए गए। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर आगामी 15 दिसंबर को ग्राम पंचायत कार्यालय में नाक रगड़ो व अर्धनग्न आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। गत रोज यवतमाल जिले की पुसद तहसील अंतर्गत काली दौलत खान परिसर के भीड़भाड़ वाले इलाके में श्याम शेषराव राठौड़ नामक युवक की मामूली सी बात को लेकर हुए झगड़े में तलवार से हमला कर हत्या कर दी गई। रास्ते से गुजरते समय केवल दुपहिया का धक्का लगने की वजह से यह विवाद हुआ था। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।